हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने बात की थी धन की 3 प्रकार की गति के बारे में, जो हैं भोग, दान और नाश। इस वीडियो में धन की 3 प्रकार की गति के बारे में बात करेंगे और एस्ट्रोलॉजी, फिलॉसफी से होते हुए इकोनॉमिक सिस्टम तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमें 3 कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करनी है। सबसे पहले धन की 3 गति बताई गई हैं, तो इसमें धन क्या है? धन कोई भी वो वस्तु है जो हमें मिली है 3 चीज़ों के कॉम्बिनेशन से, जो है देश, पात्र और काल। देश, आप किस लोकेशन पे आपका जन्म हुआ है। काल, किस समय काल में आपका जन्म हुआ है। 2023 में हुआ है, 1905 में हुआ है, 1404 में है, आप कौन से समय में हैं। और पात्र, आप किस सोशल स्टेटस पर हैं। ये तीनों चीज़ें मिलाकर सबसे पहले डिसाइड करती हैं कि आपको क्या चीज़ मिली है। धन को यहाँ सिर्फ हम कैश से ही लिमिट नहीं कर रहे। धन वो वैल्यूएबल चीज़ है जो आपको मिली है इन 3 चीज़ों के कॉम्बिनेशन से। देश, किस लोकेशन पे आपका जन्म हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बंगाल में पैदा हुए हैं 1880-1900 के आसपास, तो आपकी जो सिचुएशन है, आपका जो फ्यूचर बनेगा वो एक अलग तरह का बनेगा। सिमिलरली, आप किस समय में पैदा हुए हैं। बंगाल 1980, बंगाल 1800, दिल्ली, अमेरिका 1450। तीसरा, पात्र, सोशल स्टेटस, आप किस सोशल स्टेटस में आपका जन्म हुआ है। ये 3 चीज़ें मिला के बनाती हैं आपको क्या धन प्राप्त हुआ है और आपको आगे मोस्ट लाइकली क्या आपको मिलने वाला है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक अच्छे सोशल स्टेटस में पैदा हुए हैं, ऑल्दो एनवायरनमेंट कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं हैं, तो भी आपको रिक्वायर्ड चीज़ें मिलेंगी, जैसे एजुकेशन रिक्वायर्ड मिलेगी, तो वो आपकी एबिलिटी बनाएगी। ये तीनों चीज़ें मिलाकर आपकी एबिलिटी बनाती है जो आपको प्राप्त हुई है, तो ये धन है। और इसकी भी 3 ही गतियाँ हैं। या तो आप इसका भोग कर सकते हैं, आप इसे अपने लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं, या इसका दान कर सकते हैं, और नष्ट तो इसने ऑटोमेटिक हो ही जाना है। तो ये पहला कॉन्सेप्ट है। दूसरा है प्रवृत्ति के बारे में। 3 तरह की प्रवृत्ति बताई गई है। एक है देव प्रवृत्ति। देव प्रवृत्ति जैसे सूर्य को देव माना गया है, चंद्र को देव माना गया है, इंद्र को देव माना गया है, वरुण देव माना गया है, पवन देव माना गया है। तो देवताओं की जो एक खास वृत्ति है वो ये है कि इनको भोग की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो 3 चीज़ें हमें जो धन के उपयोग हैं, भोग, दान और नाश, तो जो देव वृत्ति है उनमें भोग की आवश्यकता नहीं है। सूरज सनलाइट का क्या करेगा, उसको उसकी ज़रूरत नहीं है, तो उसके पास उसका सिर्फ एक ही यूज़ है, उसको देना, दान करना। तो ये है देववृत्ति। दूसरा है मानव वृत्ति। अच्छा, देववृत्ति के पास कोई फॉर्म नहीं है, फॉर्मलेस है। सनलाइट का कोई फॉर्म नहीं है, हवा का कोई फॉर्म नहीं है। देववृत्ति फॉर्मलेस है। दूसरी है मानव वृत्ति। मानव के पास एक फॉर्म है, शरीर है, और उसके पास 2 उपयोग हैं जो चीज़ें उसे मिली हैं उसका। एक है भोग, दूसरा दान, और तीसरा नष्ट, वो अपने आप हो ही जाएगा। तो मनुष्य जो है वो उसका भोग भी कर सकता है और उसका दान भी कर सकता है। तीसरी वृत्ति है आसुरी वृत्ति, राक्षसी वृत्ति। राक्षस हमने देखा होगा, वो राक्षस बहुत तपस्या करते हैं, और जब भी उनको वरदान मांगने के लिए कहा जाता है तो सबसे पहली बात जो मांगते हैं कि उनको अमर बना दिया जाए, वो कभी भी ना मरे। तो राक्षसी वृत्ति वो है कि जो आपको फॉर्म मिल चुकी है, आप उसके साथ इतने अटैच हो चुके हैं कि अब आप उसको छोड़ना ही नहीं चाहते। राक्षसी वृत्ति है मोर कंजम्पशन, एक्सेस ऑफ कंजम्पशन, और मिनिमल गिविंग, बिल्कुल भी ना देना। तो ये है राक्षसी वृत्ति। ये है 3 टाइप की वृत्ति। तीसरा है कॉन्सेप्ट ऑफ साइकिल। हर व्यक्ति एक साइकिल में बंधा हुआ है। इसको आप फिलोसॉफिकल तरीके से ले सकते हैं, प्रैक्टिकली इकोनॉमिक वे में ले सकते हैं कि हर व्यक्ति एक स्पेसिफिक साइकिल में बंधा हुआ है और वो उसी में चल रहा है। जैसे हम कहते हैं कि गरीबी का कुचक्र है। गरीब व्यक्ति, क्योंकि वो एसेट्स क्रिएट नहीं कर पाता, उसको जितना मिलता है वो उसको कंज्यूम कर लेता है, उसके पास उसको इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है, इसलिए वो अपनी साइकिल से बाहर नहीं निकल पाता। वो बच्चों को नहीं पढ़ा पाता। रिज़ल्ट ये होता है कि बच्चे भी इनकम नहीं कर पाते और वो उसी गरीबी वाली साइकिल में चलते रहते हैं। लेकिन ये साइकिल सिर्फ गरीबी तक लिमिटेड नहीं है, ये हर स्टेप पर ये साइकिल लागू होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी के बिज़नेस का स्केल 50 लाख का है तो वो उस 50 लाख वाले स्केल में ही है। अगर उसको उस 50 लाख से 500 करोड़ तक जाना है तो उसको अपनी एग्जिस्टिंग साइकिल से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी वो उस नेक्स्ट साइकिल पर जा पाएगा।
इसको एक एस्ट्रोफिज़िक्स वाले एग्जांपल से भी समझते हैं। जैसे अर्थ 365 दिन में एक चक्कर लगाता है, 364 दिन तक वो अपने पॉइंट से नियरेस्ट आ जाता है और 365वें दिन पर वो फिर वहीं पहुंच जाता है जहां से वो 365 दिन पहले चला था। तो उसका डिस्टेंस कवर्ड 0 है। अब वो साइकिल हज़ारों साल से लगा रहा है, और अगर अर्थ की कोई कॉन्शियस है, उसका कोई दिमाग है, तो सडनली कभी हो सकता है उसके दिमाग में आए कि मैं क्या कर रहा हूँ, यही चक्कर लगाया रहता हूँ, यही सोलर सिस्टम, यही सन, यही मून, और इन्हीं में मैं चक्कर लगाया जा रहा हूँ, अब मुझे इस साइकिल से बाहर निकलना है। या अगर सन का भी कोई कॉन्शियस है, सन का भी कोई माइंड है, तो वो भी सोच सकता है कि मैं इतना ब्राइट स्टार हूँ और मैं इसी सोलर सिस्टम में बंधा हुआ हूँ, वही मरकरी, वही जुपिटर, वही सैटर्न, वही अर्थ, वही चक्कर लगाए जा रहे हैं, इतना बड़ा सोलर सिस्टम है, इतना बड़ा यूनिवर्स है, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, मुझे अब इस साइकिल से बाहर निकलना है। तो हो सकता है कि वो भी उस साइकिल से बाहर निकलना चाहे। किसी भी साइकिल से बाहर निकलना लिबरेशन है, और लिबरेशन का मतलब ये नहीं है कि आपकी एग्जिस्टेंस ख़त्म होगी, आप एक नई साइकिल में चले गए हैं। आप पिछली साइकिल से निकलकर आप एक नेक्स्ट साइकिल में, नेक्स्ट लेवल पर चले गए हैं। जैसे अगर आप 50 लाख का आपका बिज़नेस का स्केल है, अब आप उस साइकिल से निकलकर, क्योंकि बहुत टाइम से उस साइकिल में हैं, अब आप 500 करोड़ वाले लेवल पर आ गए हैं, तो आप प्रीवियस साइकिल से निकलकर एक नेक्स्ट साइकिल पर पहुंच चुके हैं। तो ये है लिबरेशन। तो ये 3 कॉन्सेप्ट हमने देखे। इसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। 2 तरह की इंडस्ट्रीज़ हैं, सभी चीज़ें डिसाइड करेंगी कि आप कंजम्पशन कितनी करते हैं और उसमें दान कितना है। कंजम्पशन है डायरेक्ट बेनिफिट, आपने पैसे दिए, आपको एक रिक्वाइज्ड अमाउंट की चीज़ वापस मिल गई। दान आपने दिया, लेकिन आपको वो डायरेक्टली नहीं मिलेगा, पहला वो आपको इनडायरेक्टली मिलेगा, सीधा आपके पास कोई बेनिफिट नहीं आएगा। जो बेनिफिट आएगा वो एनवायरनमेंट से आएगा, और उसकी प्रपोर्शन भी आप चेक नहीं कर सकते कि आपने इतने पैसे दिए तो आपको इतना ही बेनिफिट आना चाहिए। उसकी प्रपोर्शन चेक करने का भी कोई तरीका नहीं है। दान जो भी किया जाएगा वो आपको डायरेक्टली बेनिफिट नहीं करेगा, वो आपको एनवायरमेंटली बेनिफिट करेगा। सपोज़ आप दान करते हैं अपने एनवायरनमेंट को बेटर बनाने के लिए। अगर आपके पास पैसा है और आपके अड़ोस पड़ोस में चोर रहते हैं या लो इनकम वाले लोग रहते हैं, तो आप भी उस एनवायरनमेंट में अच्छे से नहीं रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर चोर हैं तो वो भी आप ही के घर में चोरी करेंगे। सो एनवायरनमेंट को बेटर बनाने में भी आपका ही बेनिफिट है। सो दान करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कंजम्पशन है। अब ये कंजम्पशन और दान की लाइन कहाँ ख़त्म होती है, कंजम्पशन कहाँ ख़त्म होती है और दान देने वाली स्टेज कहाँ आती है, ये एक सवाल है जो हर कोई अपने अपने तरीके से जिसको सोच सकता है। इकोनॉमी में 2 तरह की इंडस्ट्रीज़ हैं, 2 तरह की कंजम्पशंस हैं। एक है गुड टू हैव इंडस्ट्रीज़, एक है मस्ट हैव इंडस्ट्रीज़। गुड टू हैव इंडस्ट्रीज़ वो हैं जो इकोनॉमी में मूव करती हैं, ट्रांजैक्शनल वैल्यू देती हैं, पैसा मूव होता है, एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है, दूसरे के पास पैसा आता है, एक आदमी का एक्सपेंस दूसरे आदमी की इनकम है, मूवमेंट होती है, कंजम्पशन से मूवमेंट होती है। लेकिन ये इंडस्ट्रीज़ कैपिटल बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट नहीं करती। इस टाइम जो हमारी प्रॉब्लम है ग्लोबल इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में या किसी और इकोनॉमी में, वो इस वजह से हैं क्योंकि जो गुड टू हैव इंडस्ट्रीज़ हैं जिनकी ट्रांजैक्शनल वैल्यू है, उनका जो प्रपोर्शन है वो बहुत ज़्यादा है, और वो इंडस्ट्रीज़ जो मस्ट हैव इंडस्ट्रीज़ हैं उनका प्रपोर्शन, उनमें जो फोकस है वो बहुत कम हो गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडस्ट्रीज़ सच एज़ किसी भी तरह की आजकल ऐप्स बना देते हैं, बहुत सारे कस्टमर उस पर जुड़ जाते हैं, यूज़ करने लगते हैं, मनी का ट्रांजैक्शन भी होता है, एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल, बिजनेस भी है, प्रॉफिट एंड लॉस भी है, ट्रांजैक्शन भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, कंजप्शन भी है। लेकिन इसका एक्सेस जो है, वो जो फोकस है वो मस्ट हैव इंडस्ट्रीज़ से निकल जाता है और गुड टू हैव इंडस्ट्रीज़ में आ जाता है। क्योंकि गुड टू हैव इंडस्ट्रीज़ वो हैं जिसमें विजिबल अर्निंग है, इमीडिएट अर्निंग है और ज़्यादा अर्निंग है। मस्ट हैव इंडस्ट्रीज़ फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर रिसर्च। जो आदमी एग्रीकल्चर रिसर्च में है वो अब एग्रीकल्चर रिसर्च नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर ऐप बनाने में ज़्यादा पैसे मिलते हैं, इमीडिएट पैसे मिलते हैं। और एक इस तरह की इंडस्ट्री जैसे एग्रीकल्चर रिसर्च है, उसमें आपको इमीडिएट रिज़ल्ट भी नहीं मिलेगा, लिमिटेड काम है, और उसमें कोई आपको बहुत ज़्यादा ग्लैमर भी नहीं है, आप कोई बहुत ज़्यादा विजिबल भी नहीं नज़र आओगे, काम छुप के ही होगा। सो जो दान वाली चीज़ें होती हैं वो हमेशा छुप कर ही होती हैं, वो कभी इतनी विजिबल नहीं होती जितनी कंजम्पशन होती है। कंजम्पशन इज़ ऑलमोस्ट ऑल द टाइम विजिबल, एंड डोनेशन और गिविंग टू अदर्स इज़ रेयरली विजिबल if it is intended to do that. तो 2 तरह की इंडस्ट्रीज़, गुड टू हैव इंडस्ट्रीज़ एंड मस्ट हैव इंडस्ट्रीज़।
गुड टू हैव इंडस्ट्रीज़ का एक्सेस जब हो जाता है, कंजम्पशन ज़्यादा हो जाती है, आप गाड़ियाँ लेना चाहते हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज जूम है, नए नए सॉफ्टवेयर बन रहे हैं, ऐप्स बन रही हैं, कंट्रीब्यूट कर रही हैं, लेकिन कंट्रीब्यूट उस प्रोपोर्शन में नहीं कर रही जिस प्रोपोर्शन में मस्ट हैव इंडस्ट्रीज़ कर सकती थी। अगर बहुत सारे लोग साइंटिफिक रिसर्च में जाते बजाय कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के, इस तरह की चीज़ों के साइंटिफिक रिसर्च में जाते, तो उनका जो आउटपुट होता इमीडिएट नहीं आता, 5 साल बाद आता, 10 साल बाद आता, लेकिन जब वो रिज़ल्ट आता वो एक शिफ्ट होता, कंप्लीट शिफ्ट, पाथ ब्रेकिंग शिफ्ट। वो आपके रहने के तरीके को पूरी तरह से बदल देता, जैसे लाइट बल्ब ने लोगों के रहने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया। उस रिसर्च में आपको टाइम लगेगा, 5 साल 10 साल, जनरेशन्स भी लग सकती हैं, लेकिन जब वो चेंज आएगा तो वो एक पाथ ब्रेकिंग चेंज होगा, आपके रहने के तरीके को पूरी तरह से बदल देगा। तो ये 2 तरह की इंडस्ट्रीज़, गुड टू हैव, मस्ट हैव, कंजम्पशन इंडस्ट्रीज़ एंड इंडस्ट्रीज़ दैट गिव मोर एंड कंज्यूम लेस। तीसरा, जिस एज में हम हैं इसे कलयुग कहते हैं, और इसमें जो पावर मैक्सिमम अपनी पीक पर है वो है राहु एनर्जी। राहु और शनि जब भी आपकी शनि की दशा आती है, जब भी आपकी, तो शनि आपको इमीडिएट परेशानी देता है, और जब तक शनि की दशा रहती है वो परेशानी आपके दिमाग से जाती नहीं है। शनि शुरू से अंत तक परेशानी आपको क्रिएट करता है, लेकिन राहु का जो फर्स्ट फेज़ है, इनिशियल फेज़ है, वो टेम्पटेशन है। फर्स्ट फेज़ में आपको हमेशा अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। राहु के फेज़ में राहु कभी आपको ग्राउंड से नीचे नहीं गिराएगा, वो आपको पहाड़ पर ले जाएगा और पहाड़ के बाद नीचे गिराएगा। राहु इल्यूजन है, झाग है, टेम्पटेशन है। टेम्पटेशन रहती है जब तक कि आप अपने पीक पर नहीं पहुंच जाते टेम्पटेशन के, और उसके बाद ये सब एक सपने की तरह ख़त्म हो जाता है। दिस इज़ राहु एनर्जी विच इज़ एट इट्स पीक ड्यूरिंग द टाइम पीरियड वी आर इन। इसका एक और एग्जांपल है कि पैसा इस टाइम पूरी तरह से एक्सटेंट हो गया है। पैसा इस टाइम सिर्फ एक कंप्यूटर में डेटा एंट्री है। ये डेटा एंट्री अगर किसी दिन डिलीट हो जाए तो आपके पास फिज़िकली कहने के लिए कुछ भी नहीं है। जो भी आपका पैसा है वो रोटेशन में है, सर्कुलेशन में है, और वो एक एज अ डेटा एंट्री है किसी सिस्टम में। तो ये राहु एनर्जी, टेक्नोलॉजी इज़ रूल्ड बाय राहु। राहु टेक्नोलॉजी को रूल करता है। जितनी भी टेक्नोलॉजी है जो आपकी लाइफ को एक ड्रीम स्टेट पे ले जाती है, कि ये सपने की तरह ले जाती है कि आपका पैसा ऐसे मूव हो रहा है, काम ऐसे हो रहे हैं, तो वो एक टेम्पटेशन है जो इनिशियल फेज़ में आपको बहुत अमेजिंग लगती है, लेटर फेजेज़ में ये बहुत परेशान करती है। तो गुड टू इंडस्ट्रीज़, गुड टू हैव इंडस्ट्रीज़, मस्ट हैव इंडस्ट्रीज़। 3 गति, धन की, भोग, दान और नाश। इंडिविजुअल लेवल पे अपने लिमिट्स डिसाइड कर सकते हैं आप कि भोग कहाँ पे ख़त्म हो रहा है और दान कहाँ पे शुरू करना है। कितनी कंजम्पशन आपके लिए ऑप्टिमम है, उस कंजम्पशन के बाद चाहे कोई भी टेम्पटेशन हो आपको रुकना है और दान की तरफ जाना है। सिमिलरली एज सोसाइटी, एज इंडस्ट्री, कहाँ पर गुड टू हैव इंडस्ट्रीज़ को बंद करना है, उनको कम करना है, और मस्ट हैव इंडस्ट्रीज़ पर फोकस करना है, कैपिटल इंडस्ट्रीज़ पर फोकस करना है, फंडामेंटल रिसर्च पर फोकस करना है। ऑल्दो वो इमीडिएट रिजल्ट नहीं देगी, रिज़ल्ट शायद 10 साल बाद दे, 20 साल बाद दे, 2 जनरेशन्स के बाद दे, लेकिन वो जो रिज़ल्ट आएगा वो पाथ ब्रेकिंग रिज़ल्ट होगा। तो ये 3 बातें धन की 3 गति के बारे में, भोग, दान और नाश।